हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। ये कहानी एक माँ की है। काश कि यह धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। यह आसमान मेरे सिर पर गिर जाता और एक ही पल में मैं ख़त्म हो जाती। अपनी औलाद के मुँह से ऐसी बातें सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मेरे हृदय में अंगारे दहक रहे हैं, जिन्हें दुनिया में कोई भी सागर बुझा नहीं सकता है। एक माँ के लिए इससे बड़ी जिल्लत की बात क्या होगी कि उसके ही बेटे उससे यह कहें कि माँ, घर में जो भी झगड़ा होता है वो आपकी वजह से ही होता है। घर का माहौल आपने ख़राब कर रखा है। आप इस घर को छोड़कर क्यों नहीं चली जाती ताकि हम शांति से जी सकें। आपकी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी पत्नियाँ आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं। ये सुनकर आशा जी जड़वत रह गए थे। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनके अपने ही बेटों से यह सब सुनने को मिलेगा। आखिर जिन बेटों को जन्म दिया, अपने खून पसीने से बड़ा किया, वो ही अपनी माँ से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो तो इसी उम्मीद पर जी रहे थे कि उनके 3 बेटे हैं, मैं तो राज करूँगी। पर उनकी सभी आशाओं पर पानी फिर गया। यह बात सुनकर प्रभा देवी जी एकटक नज़रों से अपने तीनों बेटों को देख रही थी, पर किसी भी बेटे ने उन पर तरस नहीं खाया और अपने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। वो मायूस सी उठीं और एक बैग में 4-5 साड़ियाँ और अपने पति की तस्वीर, कुछ कागजात रखे और सिसकते हुए अपने बनाए हुए घरौंदे को निहार रही। उनकी आंखों से अश्रुधारा अयानास बहे ही जा रहे थे। उनके कलेजे में एक टीस सी उठती थी तो अश्रुधारा का बहाव और भी तेज हो जाता था। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, परंतु उनकी आंखें उनके हृदय की गवाही दे रही थी। इसी घरौंदे में वो ब्याह कर आई थी। एक एक कमरे की साज धाज उन्होंने खुद के हाथों से की थी। पर्दों से लेकर फर्नीचर तक उन्होंने खुद से तैयार करवाया था। तब कहीं जाकर सालों में इस बार घर बसाया था। घर का हर एक कोना गवाह है कि वो अपने घर से कितनी जुड़ी हुई हैं, इस घर से वो कितनी मोहब्बत करती हैं। और अचानक तीनों बेटों ने फरमान सुना दिया कि आप यहाँ से चली जाइए। आप होती तो घर में झगड़े होते हैं। जब बड़े बेटे राजन का जन्म हुआ था तो घर में उत्सव मनाया गया था। सालों बाद घर में लड़का हुआ था, क्योंकि उनकी जेठानी की 4 बेटियां थीं। क्योंकि सास पोते के इंतज़ार में पलके बिछाकर बैठी थी। जब प्रभा देवी जी ने लड़के को जन्म दिया तो घर में खुशी आ गई थी। राजन पूरे घर का चहेता लाडला था। सभी उसे सिर आंखों पर बिठाते थे। राजन के बाद दूसरे बेटे सूरज का जन्म हुआ। सूरज छोटा था और अपनी हर बात मनवा लेता था। कोई भी गलती करता था वो अपने बड़े भाई पर डाल देता था। उसकी वजह से राजन को डांट पड़ने लगी थी, इसीलिए वो उस पर गुस्सा रहता था। सूरज के बाद तीसरे बेटे नरेश का जन्म हुआ। वो भी ज़्यादा नटखट था और अब उसकी वजह से सूरज को डांट पड़ती थी। अपने बेटों को ये हरकतें देखकर प्रभा देवी जी फूली नहीं समाती थी और हर समय अपनी किस्मत पर इतराती थी। हेमा जी की 4 बेटियां बड़ी हो रही थी। इधर प्रभा देवी जी के 3 बेटे बड़े हो गए थे। जब हेमा देवी जी ने अपनी पहली बेटी की शादी की तो वो बहुत रोई थी। तब सास ने सुनाने का मौका नहीं छोड़ा था। अरे तू अभी रो रही है, मैं तो इसके जन्म पर ही रोई थी। लड़की जात है ना, एक दिन चली जाएगी और साथ में दहेज भी ले जाएगी। अभी तो 3 और हैं, ये बेटियां तो घर में होनी ही नहीं चाहिए। तभी उससे छोटी बेटी बोलती है, दादी ऐसा क्यों कहती हो, आप भी तो किसी की बेटी हो और जो 2 बहुएं घर में लाई हो
वो भी तो किसी की बेटी हैं। प्रभा जी की सास फिर गुस्सा करते हैं और गुस्से में सबको लपेट में ले लेते थे। प्रभा जी अपनी जेठानी की चारों बेटियों को बहुत प्यार करते थे और उनकी चारों बेटियां उन्हें अपनी छोटी माँ समान ही समझते थे। बाकी 3 बेटियों की भी जल्द ही शादी कर दी। अब हेमा जी खुश रहते थे। उनके पति का तो देहांत सालों पहले ही हो गया था। अकेले घर में क्या करती, कभी कोई बेटी रहने आती तो कभी कोई बेटी, और जमाई अपने साथ घुमाने ले जाते थे। बेटियां आती तो दिन भर अपनी चाची और माँ से बातें करती रहती थी। एक दिन उनकी सास बोली, अब बेटियों तो विदा कर दे, उन्हें भूल जाओ, अब तो मेरे पोतों की शादियां करवा दो ताकि घर में पोता बहू आ जाए। जल्दी से अपने होने वाले पड़पोते का मुंह देखकर सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। सबसे पहले राजन की शादी कर दी गई। कोमल उसकी पत्नी बनकर आई। कोमल का बस नाम ही कोमल था, स्वभाव से बिल्कुल भी कोमल नहीं थी। वह जवान की बड़ी खरी थी, अच्छी पढ़ी लिखी तो थी, परंतु अपनी दादी सास, ताई सास और सास ससुर का जरा सा भी आदर नहीं करते थे। उसे अपनी पढ़ाई का बड़ा घमंड था और इस घमंड के चलते वो घर में किसी से भी मिलकर नहीं चलती थी। हमेशा अपने में लगी रहती थी। वो अपने ससुराल वालों को गंवार समझती थी, पर राजन की नौकरी इसी शहर में थी, इसीलिए इन सबके साथ रहना कोमल की मजबूरी थी। घर का काम तो दोनों सास संभाल लेती थी। कोमल का मन करता तो काम करवाती, नहीं तो घूमने फिरने चली जाती। प्रभा जी बहू के आने की उम्मीद लगाए थे कि बहू के साथ समय अच्छा गुजर जाएगा, पर बहू उसके पास तो 2 मिनट भी नहीं बैठती थी। बस अपने काम से काम रखती थी और बाहर घूमने फिरने निकल जाती। प्रभा जी बहू के लिए बहुत कुछ करती, उसके आगे पीछे फिरती ताकि वो उनकी बेटी बन जाए। बहू से अपने मन की बात कहें और वो उनकी मन की बात सुने, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी वह उनकी बेटी ना बन पाई और प्रभा जी उसमें नाकाम रही। कुछ सालों बाद सूरज की भी शादी लीना से कर दी ताकि दादी जी की इच्छा पूरी हो सके। वो अपने जाने से पहले अपने 3 पोतों बहुओं का चेहरा देखना चाहते थे। नरेश के लिए कोई लड़की मिल नहीं रही थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। तब नरेश की साली टीना से दिनेश की शादी करा दी गई। प्रभा जी ये सोचकर खुश रहते थे कि दोनों बहनें एक ही परिवार से आ गई तो अब वो दोनों उनकी बेटी बनकर रहेंगी। वो बड़ी बहू कोमल जैसी नहीं निकलेंगी, लेकिन इस मामले में उनकी सोच एकदम अलग थी। दोनों बहनों ने आपस में गुटबाजी कर ली थी। अब वो दोनों बहनें अपने हिसाब से रहती थी। प्रभा जी के पास बैठना तो दूर की बात है, वो दोनों तो उनसे बात करना पसंद ही नहीं करती थी। इसी बीच दादी जी चल बसी और उनकी सोने की सीढ़ी चढ़ने का सपना अधूरा ही रह गया। हेमा जी अपनी बेटियों के साथ ही रहती थी। उन्हें कभी कोई बेटी अपने पास बुला लेती तो कभी कोई बेटी बुला लेती। चारों बेटियां अपनी माँ की बहुत सेवा करती थी, अपनी माँ का बहुत मान सम्मान करती थी। वो अपने नाती नातिन के साथ अच्छे से दिन बिता रहे थे। उनका समय बड़ा अच्छे से बीत रहा था। अब प्रभा जी के मन में आ रहा था कि काश उनकी अपनी भी कोई बेटी होती। तीनों बहुओं की अलग ही दुनिया थी। वो उनको अपने साथ रखना नहीं चाहती थी, उनसे दूर भागती थी। सास के देहांत के बाद और जेठानी जी के बेटियों के पास चले जाने के बाद वो अकेली हो गई थी। कुछ ही समय बाद हृदयाघात से उनके पति का भी देहांत हो गया। पति के देहांत से तो उन्हें गहरा आघात लगा था। एक वही तो सहारा थे जो उनके सूनेपन को दूर करने का सहारा थे। उन्हें भी अब भगवान ने अपने पास बुला लिया था।
पति के देहांत ने उनको अंदर तक हिलाकर रख दिया था। सभी रिश्तेदारों ने समझाया, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 3 बेटे, बहुएं और पोता पोतियों से भरा परिवार छोड़कर गए हैं। पति के देहांत के बाद महीनों तक आंसू बहाते ही रहे। उनके हृदय की पीड़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने मन को सांत्वना दी, अपने आप को समझाया। अब प्रभा जी भी समय के साथ चलने लगी, घर में अपना मन लगाने लगे। परंतु ससुर जी के देहांत के बाद तो अब तीनों बहुएं बिंदास हो गई थी। एक दूसरे को कुछ भी कह देते और एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगते थे। प्रभा जी उनके काम को लेकर लड़ाई और रोज की चिक से परेशान हो गए थे। काम खत्म करके तीनों बहुएं अपने अपने कमरों में बंद हो जाती थीं। प्रभा जी उनसे बात करने के लिए तरस जाती थी। वो अपने बेटों से कहती तो वो भी समझाते थे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बहुओं को समझ में आ जाएगी। पर अब बेटे भी उनसे दूर होने लगे थे। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। अब प्रभा जी ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगी थी। तीनों बेटे बहुओं के गुलाम बन गए थे। धीरे धीरे उन्होंने घर के कमरे बांट लिए और उनको खाना खिलाने की भी जिम्मेदारी बांट ली। उन्हें पता ही नहीं चला घर का बंटवारा हो गया था और अब एक प्रभा जी अपने तीनों बेटे और बहुओं को खरकने लगी थी। तीनों बहुएं अब प्रभा देवी जी की इज्जत नहीं करती थी। जिसके मुंह में जो भी आता वही कह देती थी। बड़ी बहू कोमल 2 रोटी खिलाती थी पर साथ में 10 ताने देती थी और मंझली बहू जो कहती छोटी बहू टीना भी वही कहती थी। बड़ी बहू कहती थी, बड़ी हूँ तो क्या हुआ, क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? अभी तो जायदाद का बंटवारा करेंगे तो क्या दोनों देवरानियाँ अपना हिस्सा छोड़ देंगी? जब हिस्सा लेंगी तो फर्ज भी निभाएं। बीच की बहू लीना भी अपनी सास को ताना देती थी, देख लो सासू माँ, ना बड़ी बहू काम आ रही है और ना ही छोटी बहू, आपको मंझली बहू ही 2 रोटी दे रही है। फर्ज तो बड़ी बहू का होता है। वैसे भी जेठ जी तो घर परिवार के लाडले रहे हैं और छोटे देवर जी आपके लाडले रहे हैं। मेरे पति तो बीच में ही प्यार को तरसते रह गए, फिर भी उनकी पत्नियां आपको 2 रोटी भी नहीं दे रही हैं। प्रभा जी कड़वे घूंट पी जाती। बीच बीच में वो हेमा जी से बात करके दिल को हल्का कर लेते थे। वो उन्हें हिम्मत देती थी। प्रभा जी की 2 बहुओं में अब ठन चुकी थी। अब उनको कोई भी अपने साथ रखना नहीं चाहता था। तीनों के बच्चे बड़े हो गए थे, उनमें अब झगड़े होने लगे थे। प्रभा जी गेंद की तरह इधर उधर धक्के खाती थी। कभी किसी बेटे की रसोई में खाना खाती तो कभी किसी बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर अब उनकी उपस्थिति से घर में सबके चेहरे लटक जाते थे। उन्हें लगता था घर में उनको किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन वो सुबह छत से सोकर नीचे आई तो उन्हें चाय की तलब लगी। तीनों बहुओं ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो बेटे बाहर आए और बोले, माँ आप बहुओं को क्यों परेशान करती हो? हमारी पत्नियाँ पूरा दिन काम करके थक जाती हैं और आप उन्हें सोने भी नहीं देती हो। सुबह सुबह दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी? आपने उनकी नींद खराब कर दी। आप घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो? एक कप चाय के लिए तीनों बेटों से इतनी बातें सुनने को मिल गई। बहुएं क्या कम थी सुनाने के लिए, जो अब बेटे भी तैयार हो गए थे। माँ की बेइज्जती करते हुए बेटों को जरा सी भी शर्म नहीं आई। एक विधवा बूढ़ी अकेली औरत इस उम्र में कहाँ जाएगी, क्या करेगी? इससे किसी को मतलब नहीं था, परंतु अपने आत्मसम्मान से और समझौता ना करना पड़े, इसीलिए
आज प्रभा जी ने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अपना बैग लेकर जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो खुशी के मारे उनकी आंखें चमक गईं। हेमा जी की सबसे छोटी बेटी बाहर कार लिए खड़ी थी, जो उसी शहर में रहती थी। वो अपनी चाची को लेकर अपने साथ चली गई। हेमा जी ने ही उसे फ़ोन करके सब बताया और उन्हें अपने साथ लाने को कहा था। उसने अपने एडवोकेट पति को सारी घटना बताई और कागजात दिखाए तो वो भी हैरानी से बोला, चाची जी, घर पर आपके तीनों बेटों का कोई हक नहीं है। ये घर तो दादी जी अपने दोनों बेटों के नाम पे किया था और जब दोनों बेटे ही नहीं रहे तो ये घर मम्मी जी और आपके नाम हो गया है। पति के संपत्ति की उत्तराधिकारी पत्नी ही होती हैं। आप दोनों इसकी बराबर की हकदार हैं। आप चाहो तो अपने बेटों पर मुकदमा करके घर वापस ले सकती हैं और उन्हें घर से बेदखल कर सकती हैं। अपनी बेटी और जमाई के मुंह से ये बात सुनकर प्रभा जी हैरान रह जाती हैं, पर वो उस समय कुछ नहीं जवाब देती हैं। अगले दिन हेमा जी बड़ी बेटी के घर से वापस छोटी बेटी के घर आ जाती हैं और पूछती हैं, प्रभा, तुमने क्या सोचा है? भाभी, मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। अगर मैं कुछ करने को सोचूंगी तो लोग क्या कहेंगे? एक माँ ने अपने ही बेटों पर मुकदमा कैसे कर सकती है? रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे? प्रभा, जब 3 बेटे मिलकर एक बूढ़ी विधवा माँ को घर से निकालकर बेघर कर सकते हैं तो एक माँ भी अपने नालायक बेटों पर मुकदमा कर सकती है। इसमें गलत भी कुछ नहीं है। अगर तेरे बेटे तेरी सेवा करते हैं तो तू क्या उन पर मुकदमा करती? अपना घर भी लेना ज़रूरी है, नहीं तो तू इस बुढ़ापे में कहाँ धक्के खाएगी? कौन तुझे अपने घर पर रखेगा? इस बुढ़ापे में कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगी? प्रभा जी की बात समझ में आ गई। उन्होंने अपने जमाई पर पूरा भरोसा किया और तीनों बेटों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। नोटिस मिलते ही तीनों बेटे के होश उड़ गए। आखिर माँ ऐसे कैसे कर सकती है? अगले दिन कोर्ट में सब हाजिर थे। प्रभा जी ने अपनी बात कही, मेरे तीनों बेटों ने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया है, इसीलिए मुझे अपना घर वापस चाहिए, जहाँ पर ये 3 अपने परिवार समेत रहते हैं। इन तीनों को माँ की 2 वक्त की रोटी भारी लगती है, तो मैं इन्हें अपना घर क्यों दूँ? ये घर मेरे पति और मेरी जेठानी के हिस्से का है, जिसमें मेरी जेठानी भी बराबर की हिस्सेदार हैं। मुझे अपना घर वापस चाहिए। पति के जाने के बाद मेरा भरण पोषण कैसे होगा? मेरे तीनों बेटे अच्छा कमाते हैं, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि तीनों बेटे हर महीने एक निश्चित राशि मुझे भेजें, ताकि मैं इज्जत की 2 रोटी खा सकूं। माँ, आप ये तमाशा क्यों कर रही हैं? अपने ही बेटों को कोर्ट में घसीटते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप केस वापस लीजिए। हम तीनों आपको 2 वक्त की रोटी देंगे। फालतू में कोर्ट के चक्कर लगेंगे। राजन ने कहा, मम्मी जी, अब तक जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। आप बारी बारी से हम तीनों के पास रह लीजिएगा। हम 4-4 महीने आपको रख लेंगे। बेकार ही में सबके मायके में भी हमारी इज्जत उतर गई कि आप अपने ही बेटों पर केस कर दिया है। कोमल ने समझाया, लेकिन प्रभा जी ने अब ठान लिया था कि वो अब जब तक जिएंगी इज्जत की रोटी खाएंगी। वो किसी की क्यों सुने? अब बात घर खाली करने की आई तो बेटे बहुएं मीठा बोल रहे हैं। वैसे रोज़ कड़वी बातें सुनाते थे। जब इन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाला तब इन्होंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा, तो आज मैं इनके बारे में क्यों सोचूं? किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। तुम सब कान खोलकर सुन लो। अब मैं किसी की भी कोई बात नहीं सुनूंगी। ये मेरा हक है और मैं लेकर रहूंगी। तीनों अच्छा कमाते हो, अपने परिवार को लेकर किराए के घर में भी रह सकते हो और तुम तीनों
हर महीने मुझे खर्चा भेजोगे। मेरी बस इतनी मांग है। बड़ी बदकिस्मत हूँ मैं जो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। काश तुम लोग अपने संस्कार नहीं भूले होते। काश तुम अपनी माँ की कदर करते, इज्जत करते, तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। घर की इज्जत उछलती है तो उसके छींटे सब पर आते हैं। यह सब करने के लिए तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। कोर्ट ने कुछ महीने बाद फैसला सुनाया। प्रभा जी ने घर के कागजात दिखाए और बेटों को घर खाली करना पड़ा। उन्होंने बाकी कमरे किराए पर उठा दिए और एक कमरे में खुद रहने लगे। तीनों बेटे उन्हें हर महीने खर्चा भी भेजने लगे। प्रभा जी ने अपनी बेटी और जमाई को धन्यवाद दिया और उन्होंने वसीयत भी बनाकर रख दी कि उनके मरने के बाद ये घर उनकी जेठानी की चारों बेटियों में बांट दिया जाए, क्योंकि ये चारों ही समय समय पर आकर मुझे संभालती हैं, बीमारी में मेरा इलाज कराती हैं, मेरी सेवा करती हैं। यही मेरी असली बेटियां हैं। अब हेमा जी भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आ जाती थी। भाभी, आप बड़ी किस्मत वाली हैं जो आपको 4 बेटियां हैं। काश मेरे भी 3 बेटों की जगह 3 बेटियां हो जाती तो मुझे आज यह दिन नसीब नहीं होता। प्रभा जी ने उदास होकर कहा तो वो मुस्कुराकर बोली, ये चारों मेरी ही नहीं हमारी बेटियां हैं। अब प्रभा जी सम्मान और इज्जत से अपना बुढ़ापा व्यतीत करने लगी। एक माँ कई बच्चों को पाल लेती है, पर कई बच्चे मिलकर भी एक माँ को 2 वक्त की इज्जत की रोटी नहीं दे सकते। आधुनिक समाज की ये कैसी विडंबना है। ये समस्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जन्म देने वाली माँ को इज्जत देना और उनका सम्मान करना हर संतान का कर्तव्य है। कृपया अपने माता पिता को बहुत प्यार और सम्मान दीजिए और माता पिता को खाना सबसे पहले दीजिए, क्योंकि माता पिता का अधिकार उस खाने पर सबसे ज़्यादा होता है। जिस घर में माता पिता का आदर और सत्कार ज़्यादा किया जाता है, उस घर में खुशियाँ और बरकत खुद चलकर आती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।